हेलो गाइस, मैं हूं शिवम भार्गव। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल गाइड। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th की हिस्ट्री जिसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, पार्ट उसका 3 आज पढ़ाने जा रहा हूं। बहुत ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए मेरे पास में और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरी वीडियो के लिए इतना ज़्यादा वेट करो। एक्चुअली में मेरे नेक में प्रॉब्लम थी, वो अभी ख़त्म हुई नहीं। डॉक्टर से भी मैं कंसीडर करता रहता हूँ और इस चक्कर में वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। सो दैट मैं 1-2 दिन के लिए डिले होता जा रहा हूँ और मैं चाहता नहीं डिले हूँ, लेकिन फिर भी हो रहा है। चलो खैर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था, अगर आपने बुक से नहीं पढ़ा है तो भैया आप बुक जरूर पढ़ो, क्योंकि बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत से लोग बोलेंगे हमारे पास बुक नहीं है, बहुत से लोग बोलेंगे बुक पढ़ने में मज़ा नहीं आता। तो भाई मज़ा किसको आता है ये सारे कार्य करने में, लेकिन कुछ ना कुछ कार्य होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। सो दैट आप क्या करो, फ़ोन में ब्लू लाइट फिल्टर लगाओ, धीमे धीमे एक एक पैराग्राफ को एक बार पढ़ डालो जैसे तैसे। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते रहो तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और आज मैं जितना पढ़ाऊंगा वो आप बाद में ज़रूर पढ़ लेना। पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लो एनसीईआरटी की बुक से, जो एनसीईआरटी की वेबसाइट है वहाँ से चैप्टर डाउनलोड करो और थोड़ा थोड़ा पढ़ो। ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ ही तो पढ़ा रहा हूँ, तो उतना ही पढ़ना है। अगली वीडियो का आएगा उसमें अगले ही पढ़ लेना। तो जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उसके आगे की जो हेडिंग है वो हेडिंग है दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण। यहाँ पर हमको 2 टॉपिक आज पढ़ने हैं, मंदिर और राजा के बारे में। तो मंदिर के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर सारी लिख दी हैं, उनको मैं अभी पॉइंट टू पॉइंट डिटेल करके मतलब डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले अभी मैं आपको बता दूँ कि दक्षिण मेसोपोटामिया जो जगह है, इस जगह पर अगर आप ये मैप में देखेंगे तो दक्षिण मेसोपोटामिया की जो दोस्तों जगह है, यहाँ पर लगभग 5000 ईसा पूर्व, कितना टाइम, 5000 ईसा पूर्व। यानी कि आप ये समझो अभी हम लोग 2020 ईस्वी में हैं, यानी कि 2020 साल हमारा हो चुका है, उससे और 5000 पीछे, यानी कि एवरेज ऑन 7000 सालों पहले की बात है ये। तो उस टाइम तक में बस्तियां बसने लगी थी। कहाँ से आकर के बसे कोई मतलब नहीं, हमें नहीं पता, ना हमने उसके बारे में ज़्यादा डिटेल निकाली, लेकिन इतना पता है कि वो लोग आकर के बसने लगे और धीरे धीरे शहर बनने लगे। आपको समझ में आ रहा है ना, दूर दूर से आकर के बसे और वहीं पर शहर बनना शुरू हो गया। अच्छा मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कैसे शहर बने होंगे। देखो क्या हुआ होगा कि मान लेते हैं जैसे मुझे आपको ना अपने कुछ नोट्स देने हैं, तो मैंने आपसे कहा भाई आ जाओ नोट्स लेने के लिए, एक चूहा वाली पिच है, चूहिया वाली पिच, वहाँ पर आ जाओ। तो आप चुहिया वाली पिच पे आ गए और मैं भी इधर से आ गया। अब वहाँ पर दोनों लोग मिले और नोट्स बदला आपस में, और जो मुझे आपसे लेना था वो मैंने लिया, जो आपको देना था वो दिया और वापसी से चले गए। अगले दिन फिर ऐसा ही कहा, फिर ऐसा ही कहा, मिले होंगे या किसी तरीके से। मैं अपने तरीके से एक छोटा सा उदाहरण बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे वहाँ पर लोग बसने लगे। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने सोचा यार हमको तो रोज आना पड़ता है नोट्स बदलने के लिए, ऐसा करते हैं यहीं पर आकर के बस जाते हैं, यहीं पर अपना घर बना लेते हैं और यहीं से काम चलाना शुरू कर देते हैं। तो तुम जो थे वो वहाँ पर आकर के बस गए और मैं भी उसी के बगल में बस गया। अब दोनों लोगों का काम वहीं से चल रहा है। तो इस तरीके से कई सारे लोग बस गए होंगे या फिर कोई भी रीज़न रहा होगा। ये तो बस एक छोटी सी कहानी है जो मैंने बनाई अपने मन से कि कैसे लोग बसने लग जाते हैं, फिर धीमे धीमे और लोग बसते हैं, फिर बहुत से लोग बस जाते हैं। कहीं पर एक समुदाय रुक रहा होता है, वहाँ पे आसपास में धीरे धीरे लोग जुड़ने लग जाते हैं। तो मेसोपोटामिया में भी कुछ इसी तरीके से लोग जो थे 7000 सालों पहले आकर के बसे। उसमें से दोस्तों 3 प्रकार के शहर बने। अब बस्तियां तो बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे लोग आकर के अलग अलग प्रकार से बसते हैं, चले जाते हैं, उजड़ जाते हैं। कुत्ता भौंक रहा है तो कुत्ते को जो है इग्नोर करना, बाकी सारी बातों पे गौर करना। तो बस्तियों में कुछ शहर बनने लगे, बाकी शहर नहीं बन पाया, लेकिन जो शहर बने उसमें से हम 2 टाइप के शहरों की खास करके बात करेंगे। पहले वो शहर थे जो किसी मंदिर के चारों तरफ बसने लगे। आप कहोगे मंदिर के चारों तरफ कैसे बस सकता है कोई शहर, लेकिन मेसोपोटामिया में मंदिर के चारों तरफ शहर बसे थे। ये पता है कुत्ते की एक खास बात है, जब तो कुत्ता भौंक रहा है तब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैंने आज तक ये रिकॉर्ड देखा है, जब जब मैं वीडियो शूट करने बैठता हूँ, पहली बार में अगर वीडियो शूट हो रहा होता है तो कुत्ता ना भौंके ऐसा हो ही नहीं सकता। कुत्ता भौंकता जरूर है, अभी बंद है लेकिन बीच में भौंकेगा जरूर। फिर मैं इस वीडियो को पूरा कट करता हूँ, फिर दोबारा बनाता हूँ, लेकिन आज कट नहीं करूँगा, ऐसे ही बनाऊँगा। तो मंदिर के चारों तरफ शहर बसने लगे। दूसरे वो शहर थे जहाँ पर व्यापार होता था, मतलब व्यापार नहीं होता था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि चूहे वाली पिच पर आकर के अपना सामान बदल लो। अब ये चूहे वाली पिच एक पिच का नाम, एक जगह का नाम है जहाँ पे चूहे बहुत पाए जाते हैं, तो उस जगह को मैंने नाम दे दिया चूहिया वाली पिच, और वहाँ पर आकर के हम मिल रहे हैं।
तो धीरे धीरे जहाँ से व्यापार होना शुरू हुआ, फिर लोग और मिलने लगे, फिर आप आए 40 को लेकर के, क्योंकि 40 को नोट्स चाहिए थे। मैं गया इधर से 50 लोग लेकर के, क्योंकि 50 नोट्स बेचना चाहते थे। धीरे धीरे सब कंबाइन हो गए और वहीं पर हमारा नगर बसने लगा, शहरीकरण शुरू हो गया। इसके अलावा दोस्तों और भी टाइप के शहर थे, जैसे राजशाही वाले शहर थे। यहाँ पे राजशाही का मतलब होता है जैसे राजा महाराजाओं की शहर, उन्होंने जहाँ पर अपना महल बनाया वहाँ पर चारों तरफ लोग बसना शुरू हो गए, या फिर उनकी जो प्रजाति बसना शुरू हो गई। तो हम दोस्तों यहाँ पर केवल मंदिर और व्यापार के जो चारों तरफ शहर बसे थे उनके बारे में पढ़ेंगे। मंदिर जो भी थे उसमें से सबसे खास बात यह है कि बहुत सारे लोग आए कहीं पर और आ करके रहना शुरू कर दिए। अभी आपको ये सारी चीज़ ना बहुत ही अजीब से लग रही होंगी, समझ में नहीं आ रही होंगी, या फिर हो सकता है माइंड से ऊपर फ्लो हो रही हूँ, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाना शुरू करता हूँ कि लोग आए, वो कहीं से भी आए हों, डजेंट मैटर, वो आ करके एक जगह पर उन्होंने अपनी रात गुजारी। धीरे धीरे उनको वहाँ का मौसम अच्छा लगने लग गया, उन्होंने सोचा यहीं रहो, यहीं पे बढ़िया जगह है। या फिर बोल सकते हैं कि उन्होंने सबसे पहले अपने लिए एक अच्छा सा स्थान चुना, वहाँ पर आकर के मंदिर बसाया। कहानी ये रही होगी कि कोई बहुत दूर से आया होगा यहाँ पर और उसने सोचा होगा, या उसके मन जहन में आ गया होगा, दिमाग में आ गया होगा, सपना देख लिया होगा कि इस वाली जगह पर एक मंदिर बना दूँ तो भैया बहुत ज़्यादा जो है ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। तो वो वहाँ से चल करके आया और उन्होंने मंदिर बना दिया। या फिर दूसरी कहानी ये रही होगी जो हम लोग इमेजिन नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली में ऐसा लिखा हुआ है कि दूसरे दूर से आए हुए लोगों ने सोचा होगा कि वहाँ पर जो पत्थर पड़ा है वो एक्चुअली में पत्थर नहीं है, वो भगवान है। वो पत्थर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पेड़ हो सकता है, पत्थर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो भगवान हैं इनको ना घर चाहिए, तो वो यहाँ से चल करके आए होंगे, ऐसे खूब ईंटे वीटे लगा के बढ़िया से घर बना दिया। अब मान लेते हैं यही घर है, ठीक है, ये पहले दो चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, यही है। तो दो कहानियां यहाँ पे, पहली जो दूर से सोच के आया कि यहाँ पर मंदिर बनाओ, दूसरा जिसने सोचा कि यहीं पर मंदिर जो है बना हुआ है उसको और अच्छा बनाना है, भगवान को हमारे घर क्या हो सकते हैं। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ से चल कर के आया बेचारा, रोज वो मंदिर के अपने देखभाल करने आता था। फिर उसको लगा कि मंदिर तो एक दिन में बनेगा नहीं, मंदिर तो सुंदर बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है। तो धीमे धीमे वो रोज आने जाने की जगह वो सीधा कई सारे लेबरों को ले करके या मिस्त्रियों को ले करके यहीं पर उसने थोड़ी कच्ची मच्ची झोपड़ियाँ बना दी होंगी। कच्ची झोपड़ियाँ मतलब जब तक मंदिर बन के तैयार होता है तब तक यहीं पर रहो। अब वो रहने लग गए, धीमे धीमे कुछ और कॉन्सेप्ट शुरू हुआ होगा, धीमे धीमे इस तरीके से मंदिर बनना शुरू तो हो गए और मंदिर के आसपास में बस्तियाँ भी बसने लगी। तो दोनों थ्योरीज यहाँ पर हो सकती हैं कि या तो वो मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए आए या फिर किसी खास जगह पर मंदिर बनाने के लिए आए। अब पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि हमको जो मंदिर मिला उनका, मेसोपोटामियाई लोगों का, जो दक्षिण मेसोपोटामियाई लोग थे, उनका जो पहला मंदिर था वो बहुत ही छोटा सा था और कच्ची ईंटों का बना हुआ एक देवालय था। देवालय का मतलब समझते हो ना, देव प्लस आलय, यानी कि देवों का घर। तो वही चीज यहाँ पर कही जा रही है। इसमें जो मंदिर थे ना उसमें कई प्रकार के देवी देवता होते थे। आप अपने घर के बगल वाले मंदिर में जाओ और देखो, हो सकता है वहाँ भी कई प्रकार के देवी देवताओं कि हर डायरेक्शन में कुछ कुछ भगवान रखे हैं, और कोई भगवान जो है वो शिव भगवान है या फिर कोई भगवान हो सकते हैं। बेसिकली कुछ भी हो सकता है, कोई मतलब हो सकता है का मतलब क्या भगवान ही होंगे, लेकिन कई सारे भगवान हो सकते हैं। तो यहाँ भी मंदिरों में कई सारे भगवान होते थे। कई बार ऐसा होता है कि एक स्पेशल मंदिर होता है, जैसे हनुमान जी का बिल्कुल अलग मंदिर है, उसमें कोई और भगवान नहीं है, सिर्फ एक भगवान की मूर्ति है, पोस्टर है, कुछ भी हो, सब कुछ हनुमान जी का है। तो इस तरीके से भी भगवान वहाँ पर हो सकते थे। तो यहाँ पर जो है फाइनली हम भगवानों की बात करते हैं, तो जो बहुत स्पेशल हमको देखने को मिले, ये सारी बातें जो हमको जिन चीज़ों का सबूत मिला है, वो दो प्रकार के यहाँ पर भगवान थे। पहले उर देवता और दूसरे इन्नाना देवता। तो उर देवता वो थे जिन्होंने उर साम्राज्य को, जो उर नगर है, उनको अच्छे से पाला पोसा हुआ था। अब बेसिकली हम तो कह नहीं सकते कि भगवान पालते हैं, लेकिन ये जरूर माना जा सकता है कि उन लोगों को ऐसा लगता था कि हमारे देवता हैं और हमारे शहर को चलाने का काम यही करते हैं। ठीक है, लिखा मिला वही बता रहा हूँ। दूसरे वो देवता थे इन्नाना, जो भैया युद्ध कराते थे। ठीक है, अगर आपको युद्ध में जीतना है, लड़ाई में जीतना है, तो आपको बोलना होगा जय इन्नाना, जय इन्नाना। अगर आप ये नहीं बोलोगे तो युद्ध जीतोगे नहीं। होता नहीं है कि कई बार युद्ध से पहले बोलते हैं हर हर महादेव, तो सारे लोग बोलते हैं, फिर उनको एकदम से जोश आ जाता है।
तो वही वाला जोश। आपने ऐसी कोई अगर मूवी देखी है जोशीली वाली जहाँ पर बोला हो किसी भगवान का नाम लिया हो, जैसे जय शिव महाराज, जय सूर्य देवता, और फिर युद्ध शुरू कर दिया हो, जय भारत माता की, तो इस तरीके से पहले देवता थे इन्नाना जो युद्ध के देवता माने जाते थे और प्रेम के भी। अगर आपको पड़ोसन से प्रेम हो गया है तो यही वाले देवता की पूजा करनी पड़ेगी, तो आपको जो है आपका प्रेम सफल माना जाएगा। दूसरी चीज़, ये तो एक मजाक की बात रही, प्रेम के जो देवता थे चाहे वो किसी भी चीज़ का प्रेम हो, माता पिता का, भाई बहन का, परिवार का, अपनी संपत्ति से, इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए सिर्फ एक बात समझते हैं, प्रेम के देवता जो थे वो इन्नाना थे। अब यहाँ पर तीसरे एक और देव हैं, आराध्य देव। दोस्तों मैंने आपको शुरुआत के चैप्टर में ही समझाया था कि यहाँ पर खेती से ज़्यादा पशुधन को वैल्यू दी जाती थी। पशुधन आप समझते हो ना, देखो दो तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो खेती करते हैं, ठीक है, खेती करके वो फसल उपजाते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो भाई 2 गाय पाल ली या फिर 2, 4, 10 कुछ भी कोई जानवर पाल लिया और उसको बेचकर या फिर उसको उसके द्वारा जैसे दूध निकाला जा रहा है तो दूध, उसका मांस या कुछ भी इस तरीके से उसी पशु के जरिए ही उनकी जीविका चलती हो। तो यहाँ पर ऐसे लोग ज़्यादा थे। तो इन पशुधन, हम इनको पशुधन बोलते हैं, तो पशुधन के जो देव थे वो आराध्य देव माने जाते थे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे मंदिर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। मंदिर का अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है मंदिर साधारण घरों जैसे ही होते थे। साधारण घर यहाँ पर किस तरीके के बनते थे, आप आगे आकर के पढ़ोगे कि मंदिर में जो घर थे उनकी गलियाँ कैसी थी, उनके घरों में क्या क्या दरवाजे थे, खिड़कियाँ थी। बेसिकली खिड़कियाँ नीचे नहीं बनाते थे, ऊपर बनाते थे, या जैसा भी घर का नक्शा हो जो आप पढ़ोगे आगे। लेकिन इनके यहाँ के जो घर थे वो बिल्कुल ठीक इस तरीके के होते थे कि बीच में आंगन है और आंगन के चारों तरफ कमरे कमरे कमरे, मस्त से कमरे होते थे। पहली मंजिल पर जो है, जो सबसे नीचे की मंजिल थी उसमें खिड़कियाँ नहीं थी, लेकिन जो ऊपरी मंजिल पाई जाती थी उसमें खिड़कियाँ थी। बहुत से लोग बोलेंगे 7000 साल पहले 2 मंजिल का बनता था। भाई 3-3 मंजिल का भी था, 4-4, 5-5 मंजिल के भी यहाँ पर घर होते थे। अब हम लोग ना मंदिर की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम ये सोच सकते हैं कि मंदिर छोटा सा होगा। नहीं, मंदिर बहुत बड़े थे। इतने बड़े मंदिर जितना बड़ा आजकल महल भी नहीं होता। कई मंदिर बहुत ज़्यादा बड़े पाए गए। अगर आप ये देखोगे तो इतना ज़्यादा बड़ा मंदिर देखने को मिलेगा जिसके ऊपर चढ़ते चढ़ते आपको थकावट ज़रूर हो जाएगी, आप बैठ ज़रूर जाओगे, थक करके तब दोबारा चढ़ोगे। मतलब इतने ज़्यादा बड़े मंदिर उस टाइम पर बने थे। बेसिकली शुरुआत में नहीं बने होंगे, धीमे धीमे बनते चले गए होंगे। मतलब ऐसे तरक्की होती रहती है। हम लोग भी तो तरक्की कर रहे हैं। शुरुआत में ब्लैक एंड वाइट फ़ोन था, फिर आज स्मार्टफोन है, सबकी जेब में, आपकी भी जेब में फ़ोन है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो घर थे वो बेसिकली एक आंगन के चारों तरफ कमरे बने होते थे। सेम इसी तरीके से मंदिर भी थे, क्योंकि मंदिर सिर्फ भगवान के घर नहीं थे बल्कि वहाँ पर और भी बहुत सारे काम होते थे। सो दैट वहाँ पर आंगन के चारों तरफ कमरे बने होते थे। लेकिन बेसिकली उन्होंने बिल्कुल घर के जैसे बनाए हुए थे, जैसे हमारे नहीं, उनके वाले घर जैसे उनके घर थे, एग्जैक्ट सेम उनके मंदिर भी थे। बस एक छोटा सा माइनर पॉइंट था। वो पॉइंट ये था कि बाहरी दीवारें जो थी वो बाहर अंदर के लिए मुड़ी होती थी। बाहरी दीवारें कैसे, मान लेते हैं घर है, ये हमारा, मतलब हमारा नहीं, उनका मंदिर है, तो ये कुछ इस तरीके से मुड़ी रहती थी। बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर है तो वो इस तरीके से मुड़ी रहती थी। तो बाहर अंदर के लिए मुड़ी होती थी। ठीक है, ये क्या है, इनके घर और मंदिर की पहचान मानी जा सकती है। अगला उसको पॉइंट जो है बहुत खास है। हम लोग जो है इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा डिसफॉलो कर सकते हैं। इसलिए डिसफॉलो का मतलब है इसको मान नहीं सकते, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब किताब छूते हैं ना तो पहले हाथ पैर धुल लेते हैं, बढ़िया से नहा धो लेते हैं। किताब में पैर भी लग जाता है तो बड़ा ऐसे ऐसे करने लगते हैं। करते हैं ना आप लोग? कौन कौन नहीं करता है मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अच्छा मैं पूरी बात तो अपनी कर ही नहीं पाया, फिर से बताता हूँ। हम लोग ना ऐसे ऐसे किताबों को करने लगते हैं। कभी भी भगवान के पास मांस वांस खा के नहीं जाते हैं, मंगलवार को खाना ही नहीं खाते, बोलते हैं हनुमान जी का दिन है तो मांस मछली नहीं खाते। हालांकि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ पूरी तरीके से, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं उनको मैं देखता हूँ मंगलवार को नहीं खाएंगे, लेकिन मंगलवार की रात जैसे 12 बजे, देखो मेरा एक दोस्त है मंगलवार की रात 11:30 बजे खा लेता है, लेकिन वो 12 बजे नहीं खाता। कहने का मतलब सोमवार की रात 11:30 बजे खा लेता है, लेकिन जैसे 12 बजते नहीं खाता। तो इस तरीके की सोच वाले लोग हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता था। यहाँ पर हम लोग, मतलब ये लोग अन्न भी खाते थे, दही भी ले जाते थे, मछली तक चढ़ाते थे। ये जो मछली शब्द है ये कुछ लोगों को
डिश के आगे कुछ भी लगा लो, वो कर सकता है। तो मछली देव पे चढ़ाना जो है हमारे में तो नहीं माना था, लेकिन ये लोग मछली चढ़ाते थे। आई होप आपको ये बात हमेशा याद रहेगी इतना छोटे से बोलने के कारण। तो यहाँ पर अन्न, दही, मछली इत्यादि का चढ़ावा चढ़ाया जाता था। हमें इनकी परतें बिल्कुल चिपकी हुई वहाँ पर मिली हैं, इस कारण हम ये सारी बातें बोल सकते हैं। अब मंदिर सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं थे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मंदिर तो इम्पॉर्टेंट रूप से देवता के घर थे, लेकिन नहीं, यहाँ के जो मंदिर हैं वो कुछ स्पेशल काम करने के लिए बने होते थे। कौन से काम करने के लिए बने थे? जैसे मंदिरों में व्यवस्थापक रूप से लोगों की व्यवस्थापना करना, यानी कि किसी को समाज का व्यवस्थापक बना देना, इंजीनियर बना देना कि तुम्हारा काम है घर बनाओ, तुम्हारा काम है रोड बनाओ, तुम्हारा काम है पूरे शहर का व्यवस्थीकरण करो। यहाँ पर व्यापारियों के नियोक्ता होते थे कि व्यापार कौन करेगा, कौन जो है क्या मतलब सामान बेचेगा और कौन खरीदेगा, ये सारी चीज़ें मंदिरों में होती थी। अन्न का बंटवारा करना, पशुओं का बंटवारा करना, रोटी बांटना, बनाना या कुछ भी हो सकता है, रोटी से ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा, शराब, मछली इत्यादि का लेखा जोखा जो कुछ भी होता था, ये सारा काम मंदिरों में किया जाता था। आप कहोगे मंदिरों में कैसे हो सकता है, लेकिन भाई यहाँ पर मंदिरों में होता था। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से समझो कि काम ये सारा मंदिरों में हो रहा है, तो बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि मंदिर जो थे इनकी पार्लियामेंट जैसा कुछ रहा होगा। जैसे अपने यहाँ नगर पालिका होती है ना, सारा काम करा जाता है नगर पालिका से एक शहर के अंदर, तो उसी तरीके से यहाँ पर मंदिर रहे होंगे। थोड़ा सारा जो शहर का काम है, जितना भी इंपॉर्टेंट काम होता था, जो लेखा जोखा वाला काम होता होगा, वो सारा कुछ मंदिरों से देखने को मिलता है। अब ये हम इतनी जोर शोर से कैसे कह सकते हैं, हमारे पास क्या सबूत है कि ये काम यहाँ पर होता था? तो भैया पट्टिकाओं के बारे में तो आपने पीछे पढ़ा था, तो वही सारा सबूत है कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सारा कार्य जो है मंदिरों में होता था। तो मंदिर का चैप्टर क्लोज करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं राजा के ऊपर, देखते हैं राजा कैसे यहाँ पर बने होंगे या कैसे राजा रहे होंगे। लेकिन राजा की बात आप देखेंगे बोर्ड पे मैंने सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, वो है मंदिरों की सुंदरता। अब आपको मैं सारी कहानी समझाता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। और यहाँ पर मैं ऐसा कोई भी पॉइंट समझ नहीं रहा जो मैं लिखूँ यहाँ पे, और आपको जो मैं बताऊंगा उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता चला जाएगा। बेसिकली सारा खेल जो है वो सत्ता का होता है हर जगह। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट था, क्या कहानी थी, इसको ध्यान से समझना। राजा के बारे में आपको सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। प्रकृति ना बहुत अजीब होती है। अजीब का मतलब एक तरफ बहुत अच्छी होती है तो एक तरफ बहुत बुरी भी होती है कई लोगों के लिए। आपने देखा होगा अभी बहुत सारी आपदाएं चल रही हैं प्रेजेंट टाइम पर, ये प्रकृति ही तो है जो कुछ भी करा रही है। उस टाइम पर भी फरात से जो नदियां आती थी, आपको पता है मैंने शुरुआत के जो पहला वीडियो था उसमें मैंने मैप दिखाया था, उसमें ये दिखाया था कि कैसे पहाड़ों से जो है, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक पॉइंट लिखा है, ये आपको बाद में समझ में आएगा एक पॉइंट क्यों लिखा। पहाड़ों से नदियां ऐसे निकलती थी और निकल करके नीचे की तरफ ऐसे ऐसे बहती आती थी। ठीक है, पहाड़ बेसिकली बहुत बड़े थे। अब ऊपर कुछ गांव बसे हैं, कुछ गांव यहाँ बसे होते थे, कुछ गांव यहाँ बसे होते थे। ध्यान से समझना क्या होता था, यहाँ पर दो प्रकार की आपदाएं होती थी। पहली आपदा तो ये थी कि जो नीचे बसा हुआ गांव है, जो इस नदी के किनारे बसा है, ठीक है, ये जो नदी निकल के आ रही है इसकी मर्जी अब नहीं देगी पानी वहां पे। कैसे नहीं देगी कि ये नदी यहाँ पर आ रही है और ये धीमे धीमे यहाँ से हट करके इधर चले गए। अब वो जो नदी थी जो पहले वहां थी, अब वो गांव बेचारा वहीं पर रह गया, लेकिन उसको क्या पानी नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो वो वहां से हट करके इधर आ जाता था। कई बार दोस्तों ऐसा होता था कि ऊपर की जो नदी होती थी, देखो वैसे बेसिकली एकदम से खड़ी पानी थोड़ी गिरती है, पानी की ढाल बहुत हल्की होती है। ठीक है, तो पानी धीमा धीमा बहता 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 यहाँ तक आता है। ये जो ढाल है खड़ी ढाल नहीं है। खड़ी ढाल का मतलब पानी ऐसे नहीं गिरेगा, पानी बिल्कुल हल्का सा, जैसे आपके घर का आंगन आप देखोगे एक तरफ हल्का सा झुका होता है, कहीं ना कहीं पर झुका ही होता है, पानी हमेशा एक ही डायरेक्शन में गिरता जा करके, मतलब बहता हुआ चलाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पानी जो था ना, ये जाता होगा कहीं भी। तो जो ऊपर के बसे हुए गांव थे ये बड़े ही खतरनाक गांव होते थे। खतरनाक का मतलब है आलसी बोल सकते हो, जिन्होंने कभी गाद नहीं साफ करी। गाद क्या होता है? जमा हुई मिट्टी होती है, जिसके कारण जो पानी था वो नीचे नहीं जा रहा, वो यहीं तक रुक गया। और या फिर कभी ऐसा होता था कि सारा पानी जो है अपने खेतों में रख लेते थे, जिसके कारण पानी नीचे नहीं जाता था और ऊपर और नीचे के गांव में लड़ाई शुरू हो जाती थी, क्योंकि भाई सबको पानी चाहिए। तुमने सारा पानी जो है अपने खेतों में ले लिया, यूज कर लिया, उसके रास्ते मोड़ दिए, या फिर किसी भी तरीके से नीचे वालों के लिए पानी बचे ही नहीं। तो दो कारण मैंने बताए, कौन कौन से? पहला कारण है कि या तो नदी अपना रास्ता बदल ले, या तो फिर ऊपर की जो है साफ सफाई ना हो, या पानी ज़्यादा यूज हो जाए। तो दूसरा वाला कारण मैं कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ।
तो इसके कारण अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि नीचे वाले बंदे को जब पानी नहीं मिलेगा तो ऊपर वाले बंदे से क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। अभी बंदा शब्द नहीं है, बेसिकली पूरा गांव है। इस गांव की लड़ाई इस गांव के साथ हो जाती थी। दो गांव की लड़ाइयों के बीच में, ध्यान से समझना, कहानी शुरू हो रही राजा की। दो गांव की लड़ाइयों के बीच में कोई एक जीतेगा, कोई एक हारेगा। तो बेसिकली जो गांव जीतता था उस गांव का मुखिया क्या करता था, दूसरे गांव के सारे सामान को लूटपाट करा के अपने गांव के सामान को साथ में बंटवा देता था। ये प्रक्रिया चलती रही बहुत दिनों तक। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती थी कि जो गांव का व्यक्ति था, यानी गांव का जो मुखिया होता था, वो समय समय पर बदलता रहता था। कई बार तुम हो, कई बार कोई और आ गया, कई बार कोई और आता चला गया। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी कि बहुत जल्दी जल्दी बदलते आ रहे थे। धीरे धीरे लोगों ने सोचा, जो मुखिया था उसने ये सोचना शुरू किया कि हम क्या करते हैं, हमेशा दूसरों को लूट लेते हैं। बेसिकली नीचे वाला कभी ऊपर वाले को लूटता होगा, कभी ऊपर वाला नीचे वाले को लूटता होगा, क्योंकि कोई एक जीता था ना। तो जिसने लूटा, ठीक है, जिसने लूटा उसके मन में ये ख्याल आने लगे कि यार लूट पाट में कुछ नहीं रखा है, ऐसा करते हैं समाज सेवा शुरू करते हैं, लोगों को भलाई करते हैं जिससे हमारा भी फायदा हो और लोगों का भी फायदा हो। तो ये कॉन्सेप्ट लोगों के मन में धीमे धीमे आने लग गया। जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ, वो जो मुखिया था जीता हुआ, वो सबका मुखिया बनने लग गया। हारे हुए का भी मुखिया वही हो गया और जीते हुए पार्टी का तो ऑलरेडी था। तो धीरे धीरे उसने समाज सेवा की तरफ कदम बढ़ाया और कदम बढ़ा करके उसने ऐसे कार्य करना शुरू किए जो मंदिर की सुंदरता बढ़ाए, क्योंकि वहां पर सबसे मेन पॉइंट यही था कि जो मंदिर के लिए कार्य करेगा वो राजा बनता जाएगा। अब मंदिर की सुंदरता बढ़ाने के लिए वो क्या करते थे, बेसिकली अपनी प्रजा को कई अलग अलग कामों में लगा देते थे। जैसे महंगे महंगे पत्थर दूसरे देशों से लेकर के आओ, क्योंकि यहाँ पर महंगे पत्थर तो थे नहीं, तो दूसरे देशों से महंगे पत्थर लाओ और मंदिर को सजाओ। तो मंदिरों को सजाने के लिए जो किए गए कार्य थे वो राजा बनाने में कई बार मदद करते थे। इसके अलावा दोस्तों कई बार ऐसे भी कार्य किए जाते थे जहां पर देवताओं का और लोगों का खूब भला हो, तो ऐसे कार्य भी राजाओं द्वारा कई बार कराए जाते थे। जैसे कि आप एन मरकर की कहानियों में पढ़ सकते हो कि लोगों का भला करो, आपका जो है सम्मान बढ़ता जाएगा। तो ये एक तरीका था कि यहाँ पर जो है लोग धीमे धीमे इकट्ठा होने लग गए, उनसे जबरदस्ती मंदिर के चारों तरफ काम कराया जाने लगा, जबरदस्ती या फिर एक प्रकार से शासन के रूप से, और शहरों का बसना शुरू हो गया। दोस्तों कई बार यहाँ पर ऐसा भी होता था कि कर नहीं दो कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर से जुड़े हुए आप काम करते रहो। ये राजा लोगों का आदेश हुआ करता था कि मंदिर से जुड़े हुए आपको काम करने हैं। बेसिकली 4 घंटे मंदिर को सजाओ, 10 घंटे मंदिर को सजाओ, तभी ना इतने बड़े बड़े जो मंदिर हैं वो बन पाए। यहाँ पे बहुत बड़े मंदिर जो थे वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मंदिरों में आपको ऐसी बहुत सारी पट्टिकाएं देखने को मिलेंगी जहाँ पर बहुत सारे लोग, जैसे कि जो मंदिर के रक्षक हुआ करते थे, जिन्होंने कई सारे लोगों से युद्ध किया होगा, जैसे हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग होते हैं, अलाउद्दीन जैसे महान महान लोग, उनकी पट्टिकाएं भी मंदिर में देखने को मिलती हैं। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के मंदिर ही जो थे वो शहरों का और राजा का मतलब एक केंद्रीकरण थे, जिससे राजा ने मंदिर को बसाया या फिर मंदिर ने राजा को बसाया और धीमे धीमे शहर बनने लग गए। कई बार दोस्तों यहाँ पर हम देखने को पाते हैं कि जो उरूक नगर था, पूरा उरूक नगर, उसके चारों तरफ में दीवारें खींच दी थी इन लोगों ने। बेसिकली वो सुरक्षा के लिए खींची होंगी। जैसे पूरा उरूक नगर यहाँ पे बसा हुआ है, कई सारी आबादी है, इसके चारों तरफ में बाउंड्री खींची हुई पाई गई। ये सब कुछ था। धीमे धीमे आप देखोगे कि समय बढ़ता जा रहा है, इनका विस्तार भी होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर के हम ये सब कुछ बोल सकते हैं कि राजा ने मंदिर की सुंदरता के लिए कई लोगों को दूर तक भेजा। वो दूर तक जा करके जो है मंदिर के लिए बहुत सारी कीमती पत्थर, साजो सामान ला करके मंदिर की सुंदरता बढ़ाते थे। उसके लिए कार्य करते थे अलग अलग प्रकार का। और यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो थी जो मंदिर से जुड़ी हुई थी। दोस्तों यहाँ के मंदिरों से ऐसी कई सैकड़ों राशन सूचियाँ मिली हैं जहाँ पर राशन के बांटने का नाम, लोगों के बांटने का नाम इत्यादि वगैरह देखने को मिलता है। कई बार दोस्तों जो युद्ध बंदी होते थे, जो युद्ध में हार जाते थे, उन लोगों को मंदिरों के कार्य करने पड़ते थे मंदिर को सजाने का। कई बार राजा लोग जो है आदेश देते थे कि मंदिर को सजाने के लिए कौन बनाओ, कौन ला करके मंदिर को सजाओ, उनको रंगो पोतो। कुल मिलाकर के सारा जो गेम है वो सब कुछ मंदिर और राजा का यहाँ पर रहा है। अब दोस्तों ये जो टॉपिक है, अगर आपको इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना है तो नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपको आज नोट्स ना मिले तो 2-3 दिन बाद देखना, डेफिनेटली कंप्लीट नोट्स देखने को मिल जाएंगे, वो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जानना चाहते हो तो आप बुक उठाओ और बुक को पढ़ो, इस टॉपिक को क्लियर करो। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मंदिर और राजा के बारे में, आपको पढ़ के यकीनन बहुत मजा आएगा। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं शहरी जीवन के बारे में। तो अगर अभी तक कि आपने सारा माजरा समझा होगा यहाँ पर कैसे अमीर, गरीब, राजा, रानी, लोग, युद्धबंदी,
बहुत सारे साधारण से लोग, किसान, काश्तकार, पता नहीं क्या क्या इस तरीके के लोग अगर आपने देखे होंगे तो एक बात नोटिस करी होगी। पहला पॉइंट ये देखो लिखा हुआ है कि यहाँ पर संभ्रांत वर्गों का उदय हो चुका था। मतलब आपको मैं समझाता हूँ सिंपल सा, अलग अलग प्रकार के लोग थे यार, कुछ लोग बहुत अमीर है, कुछ लोग बहुत गरीब है, कुछ लोग मध्यम वर्गीय हैं, तो इस प्रकार के यहाँ पर लोग पाए जाते थे। अब आप ये कहोगे कि ये कैसे बताया, कौन सा दावा है, तो दावा मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप बुक पढ़ोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर जो कब्रें थी ना, कब्रों में अलग अलग प्रकार के मटेरियल पाए गए। मटेरियल कैसे, मटेरियल कुछ इस प्रकार से, जैसे जो अमीर व्यक्ति है उसके साथ में बहुत सारे प्रकार के महंगे महंगे आभूषण पाए गए जो बहुत मुश्किल से मिलते थे, ऐसे भी आभूषण थे वहाँ पर। इसका मतलब ये था कि वो जो थे अमीर थे, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी थे जो गरीब थे या फिर जिनके पास कोई भी आभूषण उनके शवों से, उनके कब्रों से नहीं मिला, जिसके कारण हम ये बात तो तय करके बोल सकते 100% डंके की चोट पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के वर्गों के लोग रहते थे। दूसरा दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट है शहरी जीवन का, कि शहरों में यहाँ के जो लोग थे वो एकल परिवार को आदर्श मानते थे। हालांकि जब तक शादी नहीं होती थी तब तक कि जो पुत्र था वो अपने पिता के साथ में ही रहता था। जैसे एक ये पिता है और इसकी ये फुल फैमिली है, ठीक है, ये इसकी वाइफ हो गई, ये इसके छोटे छोटे बच्चे हो गए, और जैसे ही किसी बच्चे की शादी होती है वो अपने अलग परिवार बसा लेता था, वो और उसकी वाइफ अलग रहना शुरू कर देते थे। तो ये इस प्रकार से इनका परिवार चलता था। जैसा कि आजकल हमारे यहाँ होता है, प्रेजेंट टाइम पर भाई शादी कर लेते हैं और बहुएं जो होती है, बहू मतलब जो वाइफ होती है, और जो भी हो, किसी की भाभी, किसी की वाइफ, किसी की बुआ, किसी की चाची, कुछ भी, वो अपने पति को लेकर के साइड में बस जाते हैं। कई बार दोस्त फैमिली का होता है, कई बार दोस्त बहुओं का होता है। तो इन बातों पे बहस ना करते हुए बस ये बताता हूँ कि ज़्यादातर एकल परिवार आजकल जो है लोग पसंद कर रहे हैं, जो नया जनरेशन है वो सब, यही चीज़ें यहाँ पर भी चलती थी। अब दोस्तों यहाँ पर शादी किस प्रकार से होती थी, तो शादी ठीक उसी प्रकार से होती थी जैसा आज होता है। क्या होता है कि सबसे पहले लड़का जो होता है वो जाएगा, गलत बोल दिया, जो लड़की होती है उसका परिवार जाएगा लड़के वालों के पास में, वहाँ पर आपस में जो है रिश्ता तय किया जाएगा, कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे। कायदे कानून मतलब जैसे हम लोग होते हैं जन्म कुंडली मिलाते हैं, वो लोग अपना कुछ कायदे कानून बनाते होंगे, भाई वो उनकी मर्जी, हम क्या जाने। तो वो कुछ करते थे, फिर रस्में निभाई जाती थी। रस्में ऐसे कैसे निभा दी कि कुछ उपहार दे दो, कुछ सामान दे दो, तय कर दिया। उसके बाद में फिर जो दूल्हा होता था वो बारात लेकर के जाता था, दुल्हन को विदा करने के लिए दूल्हे की माँ जाती थी, और इस प्रकार से विदाई भी हो जाती थी। विदाई के समय दोस्तों उससे थोड़ा पहले शादी में दोनों प्रकार के जो परिवार थे, चाहे वो लड़की का और लड़के का, साथ में बैठ करके भोजन करते थे, कुछ रस्में निभाते थे, कुछ सामानों की अदायगी होती थी, और विदाई के समय जो पिता था वो लड़की के हिस्से का सामान दे देता था। अब यहाँ पर लड़की के हिस्से का सामान कैसा होता होगा, वही सब जो आजकल चलता है कि आप पैसा दे दो। उस टाइम पर पैसे थे या नहीं थे, मुद्राएं तो थी ना, तो वो मुद्राएं दी जाती थी, और जो है बहुत सारी ज्वेलरी वगैरह दे देते होंगे, जो उनके जीवन की सबसे गाढ़ी कमाई है, जो उन्होंने पूरे जीवन भर खर्च किया, मतलब कमाया, वो सारा दे देते होंगे बहू को, मतलब अपनी बेटी को। और लड़कों के हिस्सों में क्या जाता था, लड़कों के हिस्सों में जाता था उनके पिता का संपत्ति वगैरह, जैसे कि आजकल होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से वहां भी होता था। तो ये सारी चीजें दोस्तों जो स्थिति है वो पारिवारिक स्थिति और वैवाहिक स्थिति है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम लोग को थोड़ा और आगे बढ़ जाना चाहिए, नगरों की तरफ चले जाना चाहिए। नगर कैसे होते होंगे, नगर बिल्कुल ठीक इसी तरीके से, लेकिन हम बात करेंगे और नगरों के बारे में। आपने कहीं ना कहीं हड़प्पा के बारे में अब तक जरूर पढ़ा होगा किसी ना किसी क्लास में। हड़प्पा के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो 12th क्लास में जाकर के पहले ही चैप्टर आपको धम्म से मिलेगा बटा। लेकिन यहाँ पर आप जो है ये वाला चैप्टर देखो, इसमें उरनगर के बारे में लोग थोड़ा सा देखते हैं कि उरनगर किस तरीके के होते थे। देखो पहला पॉइंट लिखा है, सर्वप्रथम खुदाई भी उरनगर की ही की गई थी। कब खुदाई की गई थी, 1930 में। बहुत ध्यान से याद रखना, 1930 में जो है उरनगर की खुदाई शुरू हुई थी। खुदाई के दौरान देखने को क्या क्या मिला, खुदाई के दौरान देखने को बहुत सारी अजीब अजीब चीजें मिली। जैसे कि सबसे पहली जो चीज हमने नोटिस करी वो ये थी कि यहाँ की जो गलियां थी वो बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी होती थी। टेढ़ी मेढ़ी का मतलब है जैसे अभी हम लोग यहाँ होते हैं ना गलियां, पहले ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ फिर वैसे जाओ। मैं छोटी सी एक गली बना के दिखाता हूँ। वैसे बेसिकली आप ये जो मैप देख पा रहे हो ये उरनगर का मैप है, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे 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 गलियां कई सारी पाई जाती थी। जैसे ये यहाँ पे क्रॉस करी, यहाँ पे जा रही, फिर इधर जा रही, फिर यहाँ पे जा रही। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी गलियां देखने को मिलती थी। इसका मतलब नगर पद्धति का यहाँ पर पूरी तरीके से अभाव था। नगर पद्धति मतलब जैसे हड़प्पा सभ्यता में था ना
90 डिग्री पे नगर मिल रहे हैं, घर कट रहे हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं थी। अब जब गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी थी तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारी तांगा गाड़ी, बैलगाड़ी जो बहुत चौड़ी चौड़ी होती है वो वहाँ तक तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी ना थी बल्कि बहुत ज़्यादा पतली भी होती थी। तो वहाँ पर क्या जाता होगा, तो मैंने देखो मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, जो जितना भी घर का सामान होता होगा, अनाज से भरे हुए बोरे, कोई आदमी, कोई बहू को भी तो घोड़े पे बैठा के लाते हैं, घोड़ी पे, तो वो सारी चीज़ें जो है ये गधों और घोड़ों द्वारा या फिर किसी बोझ ढोने वाले जानवर के द्वारा लाते ले जाते होंगे, जो शहर के अंदर के घर होते होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा अगला और पॉइंट देखते हैं। जल निकासी का प्रबंध नहीं था, मतलब हम लोग घर की बात करें तो घर का जो प्रबंध था बहुत ही अजीब तरीके से था। जैसे हम लोग होते हैं ना, घर की खिड़कियां बाहर के लिए रखते हैं ताकि जो हवाएं हैं वो अंदर आ सके, लेकिन जो यहाँ के घर थे उनमें दोस्तों खिड़कियां अंदर के लिए बनी होती थी, ताकि जो है अंदर की तरफ का मतलब ये है, जैसे ये आपका घर हो गया, मान लो कि आप मेसोपोटामिया में अपना घर बनवा रहे हो, ये आपका आंगन हो गया, तो पहला कमरा ये है, दूसरा कमरा आपका ये हो गया, तीसरा कमरा ये है, चौथा कमरा, इस तरीके से आपके अगर घर बने हुए हैं तो खिड़कियां ना सबकी यहाँ पर बनी होंगी इस जगह पर, ताकि रोशनी भी घरों के अंदर आए लेकिन कोई बाहर से झांक ना पाए कि घर के अंदर क्या हो रहा है, मतलब केस काला होता था। अब यहाँ पर जो है मेन रोशनी अगर आनी है तो वो दरवाजों के तहत आ सकती थी, लेकिन वो तो आपको पता है दरवाजे कभी भी बंद कर सकते हैं, खिड़कियाँ भी बंद होती होंगी, लेकिन वो फिलहाल उन्होंने अपने घरों में अंदर की तरफ खिड़कियाँ बना रखी थी ताकि खिड़कियों को कभी भी खुला रखा जा सके। रोशनी हो गई, घरों में आने जाने का प्रबंध हो गया, वो सब कुछ दरवाजों के तहत होता था। तो आई होप आपको घरों के बारे में तो समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम जल प्रबंध के बारे में बात कर रहे थे, हमने तो खिड़कियों के बारे में बात करी अभी तक। देखो अगर आप हड़प्पा सभ्यता की बात करोगे तो घर के जस्ट बगल में ना नदियाँ होती थी, नालियाँ अच्छे से थी, वो सारी नालियों का, घरों का पानी एक साथ इकट्ठा होकर के कहीं शहर से बाहर जाता था। कहाँ के लिए? हड़प्पा के लिए। लेकिन हड़प्पा का तो चैप्टर हम पढ़ ही नहीं रहे, हम पढ़ रहे मेसोपोटामिया का। तो मेसोपोटामिया में इस तरीके की नालियाँ नहीं थी। कैसी नालियाँ थी? बेसिकली नालियाँ जो थीं वो घरों के अंदर ही तक सीमित थी। जैसे घर में जो स्नानागार बना होगा, जो बाथरूम बना होगा, जो पानी जहाँ पर इकट्ठा होता होगा वो बना होगा, उन सब जगहों का ढलान जो था ना वो एक हौज के तरफ था। मतलब कहीं भी आप पानी का यूज करो वो सारा पानी जाएगा एक हौज में। और हौज कहाँ बनी होती थी? घरों के बिल्कुल बीचों बीच में या कहीं घर के अंदर ही। बेसिकली जो बरसात का पानी होता था ना वो भी इसी तरीके से इकट्ठा करते थे कि वो सारा पानी इकट्ठा हो करके उस हौज में भर जाए। अब ये नहीं पता कि उस पानी का क्या करते होंगे, हौज से पानी को निकालते थे कि क्या यूज में लेते थे, लेकिन वो पानी हौज की तरफ इकट्ठा करते थे। इसका एक और रीजन हो सकता है कि अगर पानी घर के बाहर बहेगा तो वहाँ पर कीचड़ फैलेगा और कीचड़ लोगों के पैरों के नीचे आएगा, ये भी यहाँ पर पाया जा सकता है। मतलब ऐसा पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ, किताब में भी आपके लिखा है, देख लेना। तो ये था। अब हम लोग बाहर आ गए कीचड़ की तरफ, तो कीचड़ की भी बात कर लें। जो गलियाँ थी ना वो बहुत ज़्यादा गंदी बनाकर रखी थी। कैसे गंदी बनाई थी कि जो घरों का कचरा होता था वो ना लोग ऐसे ही फेंक देते थे। ऐसे ही फेंकने का मतलब, बाहर, हमारे घर के बाहर तो भाई एक प्लॉट पड़ा हुआ है, उस प्लॉट में लोग अपने अपने छतों से कूड़ा उड़ाते उड़ाते फेंकते हैं। मतलब उधर से फेंक दिया, कूड़ा उड़ उड़ के आ रहा है, गिरता धम्म से, या फिर कहीं पर कूड़ेदान रखा होता होगा। लेकिन इस समय मेरे घर के बाहर तो भाई बगल में प्लाट है, वहीं कूड़ा सारा जाता है। आपके घर के बगल में भी होगा, वहीं कूड़ा जाता होगा कहीं ना कहीं। अगर है तो नहीं है तो कोई गाड़ी आती होगी, कूड़ा उसमें डालते होंगे। और वो भी नहीं है तो कहीं चौराहे वराहे पे कूड़ेदान बना होगा, वहाँ पर आप कूड़ा फेंकने आते होगे, फिर वो कूड़ा जो है गाड़ी लेकर जाती होगी। लेकिन इनके यहाँ सड़कों पर ही जो कूड़ा था वो डाल देते थे। तो जब सड़कों पर कूड़ा डल गया तो क्या होता होगा, धीमे 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 सड़कें ऊंची होती चली जाती थी। तो जब सड़कें ऊंची हो गई तो भाई जो बरसात का पानी है, जो बारिश का कीचड़ है, वो घरों के अंदर घुसता होगा। तो यहाँ पर क्या करते थे, घरों को ऊंचा करते रहते थे। जैसे अभी हमारे आसपास में होता रहता है, सड़कें बनती रहती हैं, सड़कें ऊंची होती रहती हैं, फिर घर नीचे हो जाते हैं, फिर उनको मजबूरन तोड़ ताड़ के ऊंचा करना पड़ता है। यही प्रबंध यहाँ के हुआ करते थे। और दोस्तों बहुत ही मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर भूत प्रेत, जादू टोना इत्यादि जैसी चीज़ें भी चलती थी। जैसे अगर आपके घर का दरवाज़ा दूसरे घर के सामने खुलेगा तो आपके घर की तरक्की नहीं होगी। घर की बहू जो है, अगर दरवाज़ा ऐसा होगा तो घर की बहू का ज़्यादा प्यार मिलेगा, घर की बहू ज़्यादा काम करेगी। मतलब बहुत तमाम तरीके की चीज़ें थी। भूत प्रेतों को भी खूब मानते थे। तो ये मेसोपोटामिया के शहरों की कुछ हद तक की सच्चाई है जो हम लोगों को उनकी पट्टिकाओं से देखने को मिलती है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के मामले में बहुत ज़्यादा पट्टिकाओं पर लिखा होता था। अब वास्तुशास्त्र के मामले में एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि अगर भूत प्रेत को तुम मानते हो, ये सारी चीज़ों को मानते हो, तो घर के अंदर लाश कैसे दफना सकते हो। देखो बेसिकली यहाँ पर कब्रिस्तान तो था और नगर में, लेकिन बहुत सारे घर ऐसे थे जहाँ पर घर के अंदर लाश देखने को मिली। लाश का मतलब लाश थोड़ी पड़ी है, कब्र के अंदर वो लेटी हुई थी। ठीक है, अब बेसिकली सूख गई होगी, हड्डी वड्डी बची होगी उसकी, लेकिन जो भी था वो
कब्र के अंदर देखने को मिलता था। तो आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा कि मेसोपोटामिया के घर कैसे स्थिति में रहे होंगे। मैंने यहाँ पर देखो बोर्ड बनाया तो था, खाली रखा था आपको समझाने के लिए, लेकिन मुझे लगा ही नहीं कि मैं कुछ जो है बोर्ड पर बनाऊँ, सीधे बोल बाल के सबको समझा दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया कुछ भी तो मेरे को बताओ कमेंट करके, मैं दोबारा से इसी टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। हालांकि आज थोड़ी तबीयत गड़बड़ है इसलिए ज़्यादा नाचा मूची कर नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने का कार्य तो कर ही रहा हूँ ना। तो क्लियर हो गया तो वीडियो रोको, दोबारा देखो, इसी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपने तो सीख लिया उनको भी सिखा दो, साथ में समाज का भला करो, मेरा भी भला कर दो। और जो सबसे खास बात है ये कि आज ये वीडियो अपलोड हो गई, थोड़ा देर में हुई, रात में हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन कल भी वीडियो अपलोड होगी जिसमें हम इसका चौथा पार्ट पढ़ेंगे। और दोस्तों फिर पांचवा पार्ट और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। पांचवें पार्ट के बाद में हम लोग इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर फोकस करेंगे और फिर हम लोग फोकस करेंगे लाइव क्लास के ऊपर, जहां हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करेंगे और फिर हम लोग चलेंगे थर्ड चैप्टर पे। अभी मेरी तबीयत चाहे सुधरी हो या गड़बड़ हो, कोशिश करूंगा कि वीडियो क्लासेस मैं लगातार लेकर के आऊँ, लेकिन यार हो जाता है भगवान की कुदरत की देना जो मैं नहीं कर सकता। आई होप क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। आप मुझे कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दो, क्या बोला मैंने, प्रतिक्रिया दो, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये सब कैसी लग रही है। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो मैं बहुत ज़्यादा बकवास करता हूँ, बाद में मन करता है खूब ज़्यादा बोलने का। तो अगर अभी भी वीडियो देख रहे हो तो मेरे को कमेंट करके बताओ कि भैया मैंने आपकी वीडियो पूरी देखी। बाय।